साथियों, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के अध्याय 2 विलियन की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके एम के बूस्टर यूट्यूब चैनल पर। पहले हम इस चैप्टर के अंक विभाजन की बात कर लेते हैं। ये चैप्टर से इस बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका अंक विभाजन इस प्रकार से है कि उसमें से अति लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे 2 और लघुरात्मक प्रश्न आएंगे 2। तो दोनों की संख्या 2 2 रहेगी। तो जो अति लघुरात्मक क्वेश्चन है वो 2 आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो कुल टोटल कितने हो गए 2। और लघुरात्मक क्वेश्चन 2 आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन होता है 1.5 नंबर का, तो कुल मिला के 3, तो टोटलिंग हो गई आपकी 5। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 से कुल बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिनकी मार्किंग कितने नंबर की होगी, 5 नंबर की होगी। तो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों के महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। अब चलते हैं मोस्ट क्वेश्चनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज पर। आपके स्क्रीन के सामने अति लघुरात्मक का पहला क्वेश्चन आपके सामने, पीतल व जर्मन सिल्वर मिश्र धातुओं में उपस्थित धातुओं के नाम लिखो। तो पीतल के लिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, पीतल के लिए आपको एक शब्द याद करना है, पिताजी। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पिताजी। पीतल मिश्र धातु को कैसे याद करना है, पिताजी। तो अब यहाँ से क्या शब्द आपको अपने माइंड में रखना है कि पी का मतलब तो हो गया पीतल, पी का मतलब पीतल, और जो ता शब्द है, ता का मतलब तांबा, और जी का मतलब जय, जैसे जस्ता। तो जो पीतल मिश्र धातु है वो तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनी होती है। तांबे को आप क्या बोलते हो, कॉपर, Cu। जस्ता को क्या बोलते हो, जस्ते को आप जिंक। तो याद करना कि पीतल जो मिश्र धातु है वो कॉपर प्लस जिंक अर्थात तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनी होती है। इसके बाद अगला आपका दूसरा इसमें पूछा गया था, ये तो है पीतल के बारे में। दूसरी बात करें, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु। देखो, इन क्वेश्चनों के आंसर लिखे हुए, लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा वैसे याद हो जाएगा। अगली आपको मिश्र धातु यहाँ पे पूछ ली गई है, जर्मन सिल्वर। देखो, इस मिश्र धातु के गुण सिल्वर के समान होते हैं। इस कारण से इस मिश्र धातु के गुण किसके समान होते हैं, सिल्वर के समान होते हैं। इस कारण से इसको जर्मन सिल्वर कहा जाता है। लेकिन याद रखना, इसके अंदर सिल्वर नहीं पाई जाती है। तो पाया क्या जाता है, तो आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 28, 29 और 30 परमाणु क्रमांक आपको याद क्या करना है, 28, 29, 30। 28 पे क्या आता है आपका परमाणु क्रमांक निकल, 29 पे क्या आता है आपका कॉपर, और 30 पे आपका क्या आता है जिंक। 30 पे क्या आता है, जिंक। तो जर्मन सिल्वर किन धातुओं से बनी है, तो याद किया गया 28, 29, 30 परमाणु क्रमांक वाले तत्व अर्थात निकल, कॉपर प्लस जिंक से हम कौन सी मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। तो उम्मीद है इन दोनों मिश्र धातु को याद करने का जो तरीका बताया होगा बिल्कुल आपके माइंड में, कहते हैं दिमाग में फिट हो गया होगा, लॉक हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद हो गया है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि बिल्कुल याद हुआ या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्पीड लेते हैं थोड़ी सी। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की कितनी मात्रा दांतों के पीलेपन होने का कारण होती है। एक सीधी सी बात बताऊँ कि आपके कुछ साथी होंगे जिनके दांतों पर काफ़ी पीलापन है। तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर जल की मात्रा में, जल में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है। जल में किसकी मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण उनके दांतों में क्या जाता है, पीलापन। अब पहली बात तो याद कि दांतों में पीलापन कौन से आयन के कारण होता है, फ्लोराइड आयन के कारण होता है। अब जल में तो लगभग जल में फ्लोराइड की मात्रा होती है, लेकिन कितने से अधिक होने पर, तो याद करना आपको 1.5 ppm से अधिक होने पर। कितनी, 1.5 ppm से अधिक होने पर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा बनेगा, ppm। ppm का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन मतलब 10 की पावर 6। तो पार्ट प्रति मिलियन से अधिक, पार्ट प्रति मिलियन से अधिक हो तब
वहाँ पर दांतों में क्या आ जाता है, पीलापन। तो जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की कितनी मात्रा दांतों में पीलापन के लिए जिम्मेदार है, तो 1.5। अगला, चूहे को मारने के लिए प्रयुक्त जहर में किस रसायन का प्रयुक्त किया जाता है, तो चूहे को मारने के लिए प्रयुक्त जहर में सोडियम फ्लोराइड, बिल्कुल याद कर लेना, सोडियम फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन से निकाले गए हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र लिखिए। किसका? द्रव्यमान प्रतिशत का क्या लिखना है सूत्र? तो पहली बात तो कि द्रव्यमान प्रतिशत को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, प्रतिशत का निशान। अब देखो, विलियन में उपस्थित सीधे द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना, तो इसका एक तरीका ये याद करना आपको, विलेय का द्रव्यमान तो आ जाएगा ऊपर, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान तो लिख दिया हमने ऊपर, अगर विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करना है, और नीचे आ जाएगा विलियन का द्रव्यमान, विलियन का कुल द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई प्रतिशत 100। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, W अपॉन W प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान बट्टे में विलियन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यावसायिक ब्लीचिंग विलियन का संगठन बताइए। व्यावसायिक ब्लीचिंग विलियन का संगठन बताइए। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, सोडियम हाइपोक्लोराइट का जल में 3.62% विलियन, बिल्कुल ये मात्रा याद होनी चाहिए, 3.62 द्रव्यमान प्रतिशत विलियन व्यावसायिक ब्लीचिंग विलियन कहलाता है। तो ये भी याद करना है, सोडियम हाइपोक्लोराइट का ये जलीय विलियन होता है, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट की जल में कितनी मात्रा घुली होगी, 100 ग्राम जल में 3.62 ग्राम। अगला है, हिमरोधी विलियन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिमरोधी विलियन को ठंडा होने से रोकने के लिए, तो याद करना एथिलीन ग्लाइकोल, बहुत से स्थानों पर एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग हिमरोधी विलियन के रूप में किया जाता है। बहुत बार अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमरोधी विलियन का एक उदाहरण दीजिए, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हिमरोधी विलियन का एग्जाम्पल क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। अब होता क्या, उसकी हम बात कर लेते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल का 35% विलियन, एथिलीन ग्लाइकोल का 35% विलियन जो जल के हिमांक से -17.6 डिग्री तक कम ताप कर देता है, उसे हिमरोधी विलियन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियन में उपस्थित विलेय की अति सूक्ष्म मात्रा किस विधि के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो अभी हमने बात की थी पीपीएम, और पीपीएम का पूरा नाम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। एक शब्द और आता है पीपीबी। अगर आपको इसका फुल फॉर्म आता है तो कमेंट्स में बताइए, क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस चैप्टर से 2 अति लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हमें इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। औषधि व फार्मेसी के क्षेत्र में किसी विलियन की सांद्रता किस रूप में प्रदर्शित की जाती है। जो नॉर्मल जितनी भी अपनी औषधि आती है, जो सिरप आती है, वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में होती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में। अब देखो, द्रव्यमान को लिखते हैं W से, आयतन को लिखेंगे V से, और प्रतिशत। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि औषधि व फार्मेसी के क्षेत्र में किसी विलियन की सांद्रता को हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किसी द्विअंगी विलियन में एक अवयव का मोलंश 0.6 है, तो दूसरे अवयव का मोलंश कितना होता है। आप यहाँ से एक बात याद कर लेना कि विलियन के सभी अवयव होते हैं, उनकी मोलंश मोल भी। देखो, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए, मोलंश है, इसको आप मोल भिन्न या मोल प्रभाज्य भी कहा जाता है। तो विलियन के सभी अवयवों की मोल अंश का योग कितना होता है, 1 होता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, विलियन के सभी अवयवों की मोल अंश का योग कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ द्विअंगी विलियन दिया है,
तो 1 0.6 है तो 2 सा कितना हो जाएगा? सीधी बात है कि 1 में से घटा लो तो 1 माइनस 0.6 बराबर 0.4। तो 2 से अवयव की मोल अंश कितनी होती है? 0.4। एक चीज़ और बता दूँ, मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज्य एक मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है? मात्रकहीन राशि है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वह विलयन जिसमें दिए गए ताप व दाब पर और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता। देखो, अगर निश्चित ताप और दाब पर किसी विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, जितनी घोल सकती है उससे ज़्यादा ना घोल सके, तो वो विलयन कौन सा विलयन कहलाता है? आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। वो विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफ़ी है तो थोड़ी सी अपने को स्पीड रखनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टॉसों की दर में विलेयता दाब से अप्रभावित होती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो टॉस होते हैं वो क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। टॉस क्या होते हैं? असंपीड्य। तो सीधी सी बात है कि टॉसों की दर में विलेयता दाब से क्यों प्रभावित नहीं होती है? क्योंकि टॉस व दर अत्यधिक क्या होते हैं? असंपीड्य। यहाँ केवल आपको विशेष याद करना क्या? टॉस अत्यधिक असंपीड्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय जीवों के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि जल में वही जीव जीवित रह सकता है जब जल में क्या घुलाई हो? ऑक्सीजन। अब जल को आपने क्या किया? गर्म। तो गर्म करेंगे तो गर्म जल में ऑक्सीजन की विलेयता कम होती है, तो उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। लेकिन अगर ठंडा जल होता है तो उसमें O2 की विलेयता अधिक होती है। तो O2 की विलेयता अधिक होगी। इस कारण से तो ये लाइन समझिए कि गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में O2 गैस की विलेयता अधिक होती है। इस कारण से जो जलीय जीव होंगे वो किसमें अधिक रहेंगे? ठंडे जल में। अगला गोताखोर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गोताखोर द्वारा श्वास लेने के लिए प्रयुक्त टैंकों में वायु का संगठन। आपको पता है कि जब गोताखोर श्वास लेते हैं तो उसका जो सिलेंडर होता है उनमें 3 गैसों का मिश्रण होता है। हीलियम, जो यहाँ पे याद करना आपको, हीलियम, फिर आपकी नाइट्रोजन और फिर आपकी ऑक्सीजन। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो हीलियम होती है वो 11.7% होती है। हीलियम 11.7%। इसके बाद नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन होती है वो 32.1% होती है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन काफी अच्छा है कि गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए प्रयुक्त टैंकों में वायु का संगठन क्या होता है? तो हीलियम कितना प्रतिशत? 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1%। इसके बाद हम बात करते हैं राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति क्या है? क्या राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की विशेष स्थिति है? जो सीधी सी बात है कि यहाँ से आपको ये कहना चाह रहा है कि जो हेनरी का नियम क्या है कि जो दाब होता है वो KH(x) और राउल्ट का नियम क्या होता है? P बराबर P0(x). तो यहाँ आप समझो कि किसी भी विलयन का जो दाब होता है वो उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है और ये KH हेनरी नियतांक है। और अब देखो, अगर ये हेनरी नियतांक KH का मान अगर P0 के बराबर हो, अगर ये दोनों का मान बराबर होगा तो आपके राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम भी बिल्कुल सेम कंडीशन आएगी। तो ये चीज आप ये समझिए कि यदि KH बराबर P0 हो तो हेनरी का नियम किसके समान होगा? राउल्ट के नियम के समान होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब और उस अवयव के मोल भिन्न के बीच का संबंध होता है। तो यहाँ से सीधी बात क्लियर करनी है कि किसी अवयव में उपस्थित वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उस अवयव की मोल भिन्न। तो ये याद रखना कि अवयव का आंशिक दाब होता है उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यहाँ समझा दिया कि जो आंशिक दाब है वो किसके समानुपाती? उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो आंसर में भी लिखा है कि विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव का जो आंशिक दाब होता है वो उस अवयव की मोल भिन्न की क्या होता है? समानुपाती होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है तो विलयन के वाष्प दाब और विलायक के मोल अंश के बीच के आरेख को बनाइए। तो
तो अब क्वेश्चन को पहले ये समझो कि यदि कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसका मतलब वो कौन सा विलयन होगा? आदर्श विलयन। क्या होगा? आदर्श विलयन। और इस विलयन के लिए आपने एक आरेख बनाया होगा, जिससे आप एक मतलब एग्जांपल आपको समझाता हूं आरेख के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए अवयव A की मोल भी 1, तो यहाँ x b की मोल भी 0 हो जाएगी। यहाँ पर x a की मोल भी 0 होगी, तो x b की मोल कितनी होगी? 1। तो इसका वास्तव हमने इसका वास्तव मान लिया मैंने यहाँ पे P नोट A, और इसका वास्तव हो जाएगा यहाँ पे P नोट B। इस प्रकार से ये आरेख आपका बनेगा, और जो विलयन का जो वास्तव होगा वो PA प्लस PB के बराबर होगा। ये इस डायग्राम में जो आपको समझाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और बाकी अगर डिटेल से देखना है तो बुक की पेज नंबर 46 में डायग्राम दिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसीटोन व क्लोरोफॉर्म का विलयन किस प्रकार का विचलन दर्शाता है? तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो दो प्रकार के विलयन, देखो क्वेश्चन क्या आता है कि आप जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है उसको तो हम क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको बोलते हैं अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक विचलन वाला और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन वाला। तो दोनों के एग्जांपल आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का विलयन, एसीटोन व क्लोरोफॉर्म का विलयन किस प्रकार का विचलन दर्शाता है? ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्थिर क्वांटी विलयन से आप क्या समझते हो? जो स्थिर क्वांटी में दो घटक मिलाए जाते हैं तो द्विघटकीय, ऐसा द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव व वाष्प अवस्था में संघटन समान होता है, और जो सबसे विशेष बात याद करनी है कि वो एक ही ताप पर उबलते हैं, उन्हें स्थिर क्वांटिक विलयन कहते हैं। मतलब दो अलग अलग विलयन को आपने मिला दिया तो दोनों का क्वथनांक अलग होगा, लेकिन दोनों को इस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है कि वो एक ही ताप पर उबलते हैं। उन विलयन को क्या बोलते हैं? स्थिर क्वांटिक विलयन कहते हैं। तो ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव व वाष्प अवस्था में संघटन समान होता है वह स्थिर ताप पर उबलते हैं, उन्हें स्थिर क्वांटिक मिश्रण कहते हैं। इसके बाद अणुसंख्यिक गुणधर्म को परिभाषित कीजिए। जो ये शब्द समझाता है अणुसंख्यिक गुणधर्म की किसी विलयन के वे गुण, विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अणुसंख्यिक गुणधर्म विलयन के वे गुण, विलयन में हम बात करेंगे विलय की, तो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। जो विलय की प्रकृति है उस पर निर्भर नहीं करेंगे, विलय के कणों की संख्या तथा मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो जैसे लिखा है कि डेफिनेशन क्या होगी? विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्यिक गुणधर्म कहते हैं। अब देखो आपके सिलेबस में 4 प्रकार के अणुसंख्यिक गुणधर्म है। नंबर 1 क्या होता है आपका? वाष्प, इसको बोलते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब। नंबर 1 आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, नंबर 2 क्वथनांक उन्नयन, नंबर 3 हिमांक अवनमन, और नंबर 4 प्रासरण दाब। बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि विलयन के अणुसंख्यिक गुणधर्म कितने अपने सिलेबस में कितने? 4। पहला आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, नंबर 2 क्वथनांक उन्नयन, नंबर 3 हिमांक अवनमन, और नंबर 4 प्रासरण दाब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, केबी और केएम की इकाई बताइए। जो पहले तो समझो कि केबी का पूरा नाम क्या होता है? केबी को हम बोलते हैं मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। केबी का पूरा नाम क्या है? मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और एक हो गया केएफ, इसको क्या बोलते हैं? मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, दोनों की इकाई सीधे केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। दोनों की इकाई क्या होती है?
केल्विन, केजी, मोल, इनवर्स। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। केबी मोलर पुत्रांक उन्नयन स्थिरांक, केएफ मोलर हिमांक अवनयन स्थिरांक। तो दोनों की इकाई या मात्रक क्या होगा? केल्विन, केजी, मोल, इनवर्स। अब अगली बात करें हिमांक अवनयन स्थिरांक, मोलर अवनयन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक किसे कहते हैं? सीधी बात है, मैंने ये केफ अभी लिखा था, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? हिमांक अवनयन स्थिरांक। दूसरा हम तो समझ जाओगे, यहाँ से ये इसी स्थिरांक को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? क्रायोस्कोपिक स्थिरांक किसे कहते हैं? जब किसी विलयन की मोललता इकाई का मतलब 1 हो तो हिमांक में आने वाली कमी आपकी मोलर हिमांक अवनयन स्थिरांक कहलाती है। जब किसी विलयन की मोललता इकाई है तो उसके हिमांक में आने वाली कमी को क्रायोस्कोपिक स्थिरांक या मोलर अवनयन स्थिरांक कहते हैं। अब सीधी बात है कि अगर यहीं पर आपको मोलर पुत्रांक उन्नयन स्थिरांक पूछ लिया जाता है तो सेम इसी के थोड़ी परिभाषा कि जब किसी विलयन की मोललता इकाई हो तो पुत्रांक उन्नयन का मतलब बढ़ना, पुत्रांक में होने वाली वृद्धि को मोलर पुत्रांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसके बाद है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से आप क्या समझते हो, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन है अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या समझते हो। बड़ा सीधी सी बात है कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो अपने अंदर से विलायक के अणु को गमन करने देती है। इसका मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु तो आर पार निकल जाते हैं, लेकिन विलेय के अणु उसके आर पार गमन नहीं कर सकते। तो अति सूक्ष्म रसीय रंध्रों के नेटवर्क युक्त सतत झिल्ली जो विलायक के अणुओं की गमन को इन रंध्रों द्वारा अनुमतित करता है, परंतु विलेय के बड़े अणु के गमन को बाधित करता है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। देखो ये डेफिनेशन आपके लिए टफ बनेगी तो आप सिंपल लिख सकते हो। ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणु को गमन करने देती है लेकिन विलेय के अणु को नहीं, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके बाद आपको दिया है संपरासरी विलयन किसे कहते हैं। देखो यहाँ आपने दो पात्र लिए, इसमें एक विलयन मिला दिया, दूसरा विलयन मिला। अगर दोनों का प्रासन दाब समान है तो वो विलयन क्या कहलाएगा? संपरासरी विलयन। तो दिए गए ताप पर समान प्रासन दाब वाले दो विलयन क्या कहलाते हैं? संपरासरी विलयन कहलाते हैं। दिए गए ताप पर समान प्रासन दाब वाले विलयन क्या कहलाएंगे? दो विलयन संपरासरी विलयन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 24। सौंप किसे कहते हैं? इडेमा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? काफी बड़ा क्वेश्चन है। सौंप किसे कहते हैं? तो इसके आंसर के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन अपना क्या था कि सौंप क्या है? तो सीधी सी बात है कि नमक का अधिक सेवन करने से उत्तक कोशिकाओं में जल का भराव हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या आ जाते हैं? सूजन। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सौंप बोलते हैं। तो ऐसे याद करना है कि नमक का अधिक सेवन करने से जो उत्तक कोशिकाएं एवं अंतःकोशिकीय स्थानों पर जल का भराव हो जाएगा, और जल का भराव हो जाएगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगी? सूजन। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सौंप कहते हैं, जिसमें काफ़ी पीड़ा होती है। आप सभी ने देखा होगा कि मांस का संरक्षण लवण मिलाकर क्यों किया जाता है? मांस के चारों नमक लगा दिया जाता है क्योंकि वो खराब का रीजन क्या है? तो वो उसके लिए हम बात करते हैं प्राशन के कारण नमक युक्त मांस पर उपस्थित बैक्टीरिया जल ह्रास के कारण संकुचित होकर मर जाता है और मांस खराब नहीं होता है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि मांस के चारों ओर आपने लवण लगा दिया, तो लवण लगाने से वहाँ पर बहिःप्राशन की क्रिया हो जाएगी, और बहिःप्राशन के कारण वहाँ से जल का अणु जल है वो बाहर निकल जाएगा, और जल जब बाहर निकल जाएगा तो वहाँ उसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, जिससे मांस है वो काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होगा। इसके अलावा इसके एक विपरीत आपने देखा होगा कि जैसे किशमिश होता है, किशमिश को जल में डालने पर क्या हो जाता है? वो फूल जाता है। तो उसका रीजन क्या, उसी की बात कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मुरझाए हुए पुष्प व जल ह्रास के कारण लचीली हुई हो चुकी गाजर जल में पुनः डालने पर क्या हो जाती है? ताज़ा हो जाती है, क्योंकि प्राशन के कारण उसमें जल प्रवेश कर
जाता है। तो प्राशन के कारण जल इनकी कोशिकाओं के अंदर आ जाने के कारण वो क्या हो जाती है, ताज़ा हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हो। देखो, जब किसी, ये विलायक है, इस विलायक के अंदर मैंने क्या मिला दिया, विलेय। तो जब विलायक में विलेय मिलाऊंगा तो इस विलेय का या तो सगुणन होगा, सगुणन का मतलब इसके कुछ अणु आपस में जुड़ जाएंगे, या इसका वियोजन हो जाएगा। तो सगुणन या वियोजन होने से इसका जो मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान का मान सामान्य की तुलना में कम या अधिक हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। कि विलेय के अणुओं का विलायक में सगुणन या वियोजन के फलस्वरूप मोलर द्रव्यमान जो होना चाहिए, अनुमानित का मतलब जो होना चाहिए, मोलर द्रव्यमान अनुमानित की तुलना में अधिक या कम हो जाता है, इसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। अगला है वांटाप गुणांक। इसी असामान्य मोलर द्रव्यमान के लिए हम वांटाप गुणांक की बात करते हैं। तो वांटाप गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो देखो, सीधी बात है कि वांटाप गुणांक को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, आई के द्वारा। किसके द्वारा, वांटाप गुणांक को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, आई के द्वारा। और इसका आई का मतलब क्या होता है कि प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बट्टे में आपका आ जाएगा परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म। इसका मतलब क्या है कि जो वांटाप गुणांक होता है वो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म तथा परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म का अनुपात होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वांटाप गुणांक। देखो, अब किसी विलयन में विलेय के सगुणन या वियोजन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए हम एक गुणांक का प्रयोग करते हैं, उसी गुणांक को क्या बोलेंगे, वांटाप गुणांक। तो किसी विलयन में विलेय के सगुणन या वियोजन की मात्रा का निर्धारण करने वाला गुणांक जो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म व परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म का अनुपात होता है, उसे वांटाप गुणांक कहते हैं। अब देखो, यदि वांटाप गुणांक का मान क्या हो, i बराबर 1। यहाँ पर 3 कंडीशन आपको याद करनी है कि एक तो आएगी i बराबर 1, एक i ग्रेटर देन 1, एक i लेस देन 1। अगर i बराबर 1 है तो सीधी बात है कि वहाँ न तो सगुणन हुआ है न वियोजन। कि यदि वांटाप गुणांक i बराबर 1 हो तो विलेय का वियोजन या सगुणन पर टिप्पणी लिखिए, तो विलेय का वियोजन व सगुणन नहीं होता है, सीधी सी बात हो गई। लेकिन अगर i का मान 1 से अधिक है तो वहाँ पर आपको याद करना है विलेय का वियोजन होगा। विलेय का क्या होगा, वियोजन, क्योंकि वियोजन होने का मतलब अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो i का मान 1 से अधिक। i का मान 1 से कम हो तो सीधी सी बात माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि विलेय का यहाँ पर क्या हो गया, सगुणन। i का मान 1 से कम है, कम कब होगा, जब क्या होगा, सगुणन। सगुणन का मतलब अणु जोड़ेंगे, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। i का मान 1 है तो ना तो वियोजन होगा ना सगुणन होगा। लेकिन i का मान 1 से अधिक है, i का मान 1 से अधिक है तो विलेय का क्या होगा, वियोजन। और i का मान 1 से कम है तो विलेय का सगुणन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। KCl, NaCl या MgSO4 के तनु विलयनों के लिए वांटाप गुणांक I का मान बताइए। देखो, इनमें तीनों आयनिक कंपाउंड है। KCl किस में टूटेगा, K प्लस Cl माइनस। अगला NaCl किस में टूटा, Na प्लस Cl माइनस। MgSO4 किस में टूटा, Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस। तो अगर आप गौर से समझोगे तो किसी के भी वियोजन से कितने आयन बन रहे हैं, यहाँ पे 2 बन रहे हैं। कितने बन रहे, 2। अर्थात यहाँ I का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो लगभग कितना आएगा, I का मान 2 आ गया। ये तो थे इस चैप्टर के अति लघुरात्मक क्वेश्चन जो 2 पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लघुरात्मक क्वेश्चन, कुछ बड़े क्वेश्चनों की तरफ। ध्यान रखना, लघुरात्मक जो क्वेश्चन होते हैं उनसे काफ़ी बार छोटे क्वेश्चन और बन जाते हैं, जिनसे छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं लघुरात्मक क्वेश्चनों में से। तो उनको अच्छे तरीके से आप इनको याद करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मोलरता व मोललता में अंतर स्पष्ट करना है। मोलरता व मोललता में, तो याद करना, मोलरता बड़ी बहन है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, मोललता को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। दोनों मोल की बात करेगा। मोलरता में 1 लीटर विलयन की बात करते हैं, तो सीधी बात है इसमें लीटर की आयतन की बात करेंगे और इसमें द्रव्यमान की बात करते हैं। तो अंतर पे चलते हैं
कि जब भी अंतर करना होता है तो इस प्रकार डिवाइडेशन आपका होना चाहिए। मोलरता इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है, मोलरता को स्मॉल एम से। अब देखो कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलरता। अब इसमें ध्यान रखना कि 1 किलोग्राम विलायक हो जाएगा, 1000 ग्राम विलायक, या चाहो तो क्या लिख सकते हो 1 किलोग्राम विलायक। पहला अंतर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें आपने विलायक शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ पर विलियन, और यहाँ पर आपने 1 लीटर लिया है और यहाँ पर 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता। और सबसे विशेष बात है कि मोलरता ताप से प्रभावित होती है, मोलरता ताप से प्रभावित होती है और मोललता ताप से अप्रभावित होती है। अब देखो यहाँ पर आपने मोल लिया है और यहाँ पर लीटर, तो मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। और मोललता में आपने मोल, यहाँ मोल लिया और यहाँ किलो लिया है, तो मोल किलोग्राम, किलो आगे क्या आ जाएगा? ग्राम, किलोग्राम। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर और मोललता का मात्रक मोल किलोग्राम होता है। जो इनसे सीधा क्वेश्चन भी एक ये आ जाता है कि मोलरता का मात्रक लिखिए, मोललता का मात्रक लिखिए। एक चीज़ और कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकती है, मोललता होती है वो मोलरता की तुलना में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, क्योंकि ये ताप से प्रभावित नहीं होती और ये ताप से प्रभावित होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी ये 2 है, एक तो हेनरी का नियम और एक राउल्ट का नियम। बिल्कुल शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसको आप इजीली याद कर सकते हो। देखो हेनरी के नियम की बात करें तो हेनरी के नियम के अनुसार पहली बात, टेम्परेचर क्या रखा है? स्थिर। तो हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की दर में विलेयता, किसी गैस की दर में विलेयता द्रव या विलयन की सतह पर पड़ने वाले, द्रव या विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। आंशिक दाब के समानुपाती होती है कि किसी गैस की दर में विलेयता, आप इसे याद करो, किसी गैस की दर में विलेयता सतह उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। लेकिन अगर इसी नियम को अगर हम मोल अंश में रिप्रेजेंट करें, किसमें? मोल अंश में, तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब देखो, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब को रिप्रेजेंट किससे किया? P से समानुपाती का निशान लगा दिया, और किसके बराबर होती है? गैस के मोल अंश के, तो मोल अंश को हमने रिप्रेजेंट कर दिया x। अब समानुपाती को हटाएंगे तो P बराबर KH। अब ये x क्या है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक। और आपको मुख्यतः ये नियम, ये लाइन आप याद कर लेना कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो P समानुपाती x, अर्थात P बराबर KH होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट नियम की, राउल्ट के नियम की। तो राउल्ट के नियम भी 2 कंडीशन होता है, एक तो वाष्पशील विलेय के लिए और एक होता है अवाष्पशील विलेय के लिए। यहां बात करते हैं वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब होता है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यह प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब P और मोल अंश क्या हुआ? x। तो यहाँ पर जो लगते हैं वो लिखते हैं P ये लोग समानुपाती, और समानुपाती को हटाओगे तो लिखते थे P नोट x। अब ये P नोट क्या है? तो इसको बोलते हैं शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब। तो ये राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम अच्छी तरीके से याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदर्श व अनादर्श विलयन में क्या करना है आपको अंतर। तो पहली बात तो याद करने की, जो आदर्श विलयन है वो किसका पालन करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है। और अनादर्श विलयन है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा, और अनादर्श विलयन होता है वो राउल्ट के नियम का पालन
नहीं करता। मेन अंतर आपको यही याद रखना है। इसके बाद जो इसमें दिया है कि आदर्श विलयन में क्या होगा कि विलय विलय और विलायक विलायक में जो आकर्षण बल होता है वो विलय विलायक के आकर्षण बल की क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा, आदर्श विलयन में डेल्टा एस मिश्रण और डेल्टा वी मिश्रण दोनों का मान शून्य होता था। डेल्टा एच मिश्रण बराबर 0 होता है और डेल्टा वी मिश्रण बराबर भी 0 होता है। जबकि अनादर्श विलयन में जैसे इसका उल्टा अपोजिट होता है कि विलय विलय और विलायक विलायक में जो आकर्षण बल होता है वो विलय विलायक आकर्षण बल के बराबर नहीं होता, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरा, डेल्टा एच मिश्रण और डेल्टा वी मिश्रण का मान शून्य नहीं होता है, अर्थात डेल्टा एच मिश्रण एंथैल्पी परिवर्तन की बात है नॉट इक्वल 0 और डेल्टा वी मिश्रण नॉट इक्वल 0 होता है। अब सबसे बड़ी बात, इनके एग्जाम्पल जरूर आपको याद रखने हैं। देखो, समान से कंपाउंड मिले हो तो वो तो हो जाएगा आदर्श विलयन, जैसे एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, बेंजीन और टोलुइन सेम है। तो ये तो कौन से एग्जाम्पल हो गए, आदर्श विलयन के। अब हम बात करें अनादर्श विलयन के, तो एसीटोन व क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, जल प्लस एथेनॉल, जल प्लस एथेनॉल, ये किसके हो गए, अनादर्श विलयन। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म के लिए बता दूं कि ये कौन सा विचलन दर्शाता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल प्लस एसीटोन हो, एथेनॉल प्लस एसीटोन हो तब ये धनात्मक विचलन दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, धनात्मक विचलन। ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर होने, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म ऋणात्मक, एथेनॉल प्लस एसीटोन हो तो धनात्मक विचलन दर्शाता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के सामने। न्यूनतम क्वथनांक की अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वांथी विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, न्यूनतम क्वथनांक, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्थिर क्वांथी की बात की थी, तो स्थिर क्वांथी दो प्रकार की होगी, एक तो न्यूनतम क्वथनांक वाली और एक अधिकतम क्वथनांक। मतलब एक में तो ऐसा होगा कि उन दोनों अवयव का जो क्वथनांक होगा वो विलयन के क्वथनांक से कम होगा, और दूसरा इस प्रकार का विलयन होता है कि उसका क्वथनांक, दोनों अवयव का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से अधिक होता है। अब देखो, जहाँ क्वथनांक कम होता है, न्यूनतम क्वथनांक के होते हैं, वो राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। बिल्कुल क्लियर याद कर लेना कि जिसका क्वथनांक कम होगा उसका वाष्प दाब अधिक होगा। तो न्यूनतम क्वथनांक के होते हैं वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। अधिकतम क्वथनांक के राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। देखो, न्यूनतम का मतलब कम, तो इनका क्वथनांक विलय और विलायक के क्वथनांक से क्या होता है, कम होता है, और इसमें इसका क्वथनांक विलय और विलायक के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है। अब एग्जांपल और, एथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल, लेकिन मात्रा फिक्स है, एथेनॉल की 95% और जल की 5%। तो ये तो कौन सा स्थिर क्वांथी विलयन हो जाएगा, न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वांथी। HNO3 की 68% मात्रा, HNO3 की 68% मात्रा और जल की अगर 32% मात्रा को आपने मिला दिया तो ये आपका बन जाएगा अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वांथी विलयन। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 मेल कीजिए, डायरेक्ट लिख दिया है। देखो, ये चारों पॉइंट अपने एकदम माइंड में अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक अन्य नहीं है, ये क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और प्राशन दाब, ये चारों की चारों कौन से गुण है, अणु संख्य गुणधर्म है। अब इन अणुसंख्यक गुणधर्म का चारों का फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी सहायता से हम विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला क्या था, P0 माइनस P/P0 बराबर स्मॉल w कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल W। देखो, P का तो मतलब हो गया आंशिक दाब, P0 का मतलब उस अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, स्मॉल w मतलब विलय का भार, स्मॉल m विलय का मोलर द्रव्यमान,
कैपिटल M विलायक का मोलर द्रव्यमान और WB विलायक का भार। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोलता, हिमांक अवनमन डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलता, और प्राशन दाब पाई बराबर CRT। सी का मतलब सांद्रता। क्योंकि इन चारों जो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं, ये चारों फॉर्मूले अपने को मुंह जबानी याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनसे सीधा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में जरूर न्यूमेरिकल आपका आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिलोम प्राशन क्या है, इसका उपयोग लिखे। तो देखो प्रतिलोम मतलब उल्टा, प्राशन का जस्ट विपरीत क्या कहलाता है, प्रतिलोम प्राशन। इसी को आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, RO। अब देखो क्या होता है कि विलयन पर प्राशन दाब से अधिक बाह्य दाब लगाया जाए तो विलायक के कण विलयन से अधपारगम्य झिल्ली द्वारा परागण करने लगते। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम प्राशन। सीधी सी बात याद करनी थी कि विलयन पर क्या करेंगे, प्राशन दाब से अधिक बाह्य दाब लगाएंगे तो विलायक के कण कहाँ से, विलयन से अधपारगम्य झिल्ली के द्वारा बाहर निकल जाते। इसको प्रतिलोम प्राशन कहते हैं और इसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। तो समुद्री जल के शुद्धिकरण के लिए हम प्रतिलोम प्राशन अर्थात RO का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोक्सिया नामक कमजोरी कैसे होती है। देखो सीधी सी बात है कि ऊंचाई पर जाने पर वाष्प दाब में कमी आएगी, वाष्प दाब में कमी आती है। इस जिसके कारण जो O2 होता है उसकी हीमोग्लोबिन में विलेयता कम हो जाती है, जिससे अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। और ऑक्सीजन की जब कमी आ जाएगी तो मनुष्य के सोचने व समझने की क्षमता कम हो जाती है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। क्या कहा जाता है, एनोक्सिया। तो जो अधिक ऊंचाई वाली जगह पर ऑक्सीजन का यांत्रिक दाब, ऑक्सीजन का जो दाब होता है वो कम हो जाता है। कम होने के कारण रुधिर व ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता अर्थात ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। फलस्वरूप लोगों के सोचने समझने की क्षमता में कमी आती है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर ताप पर आदर्श विलयन के वाष्प दाब और घटकों के मोल अंश के बीच का आरेख बनाए। देखो इसको ऐसे समझना है, सपोज करते हैं कि कोई विलयन दो अवयव से मिला है, A और B से मिला है, ठीक है। तो ठीक, यहां पर माना कि यहां केवल अवयव A की मोल भिन्न है, एक B की मोल भिन्न क्या होगी, 0। यहां पर मान लिया A की मोल भिन्न 0 तो B की मोल भिन्न कितनी, 1। अब हमने आइडिया से समझा कि इस A की मोल भिन्न है तो इसका वाष्प दाब कितना हो गया, P0 A। इसका वाष्प दाब केवल किसके बराबर हो गया, P0 B, ठीक है। और इसको इस प्रकार से हम यहाँ कंप्लीट रिप्रेजेंट निकालें। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा, वो P0 A प्लस P0 B के बराबर होगा। विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो नोट नहीं लिखेंगे, अवयव A इसको से होगे विलयन का वाष्प दाब PA प्लस PB के बराबर। बाकी चित्र को आप ढंग से बनाने की प्रैक्टिस कर लेना और ये बुक के पेज नंबर 43 पर आपको डिटेल से मिल जाएगा। इसके बाद है एथेनॉल प्लस एसीटोन। अभी बताया था कौन सा विचलन दर्शाता है, आपको धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करता है, तो इसकी हम बात करते हैं आगे। तो क्या होता है कि देखो आप सभी जानते हो जो एथेनॉल होता है उसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। तो एथेनॉल में एसीटोन मिलाने से एथेनॉल अणुओं के बीच एसीटोन का अणु आने से एथेनॉल का हाइड्रोजन बंध क्या हो जाता है, टूट जाएगा। और जो नए बनेंगे उनमें जो बनने वाला जो आंतरिक बल है वो कमजोर होगा। अब कमजोर होगा तो इसकी वाष्प प्रावस्था में जाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस कारण से ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब हम इस चैप्टर नंबर 2 के कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में आपको एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH
450 ml विलियन में घुलाओ। पहली बात तो आपकी क्लियर ये होनी चाहिए कि सवाल में क्या पूछा, आपको मोलरता पूछी है। एलयूएच कितना दिया 5 ग्राम और कितना 450 ml विलियन में। तो बिल्कुल मुझ जवानी याद होनी चाहिए कि मोलरता को लिखते हैं कैपिटल एम से। फॉर्मूला क्या होता है इसको ज्ञात करने का कि विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन। तो विलेय का मोल का मतलब विलेय का भार बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलियन का आयतन। विलियन के आयतन को पीएस से और विलियन का आयतन अगर एमएल में लिया है आपने तो मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे आप 1000 से। ये फॉर्मूला होना चाहिए। विलेय की मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम, ये तो रिप्रेजेंट करता है मोलरता को, ठीक है। और ये जो डब्लू है, डब्लू ये विलेय के मोलर द्रव्यमान, डब्लू बी से रिप्रेजेंट करते हो और कैपिटल इसको भी डब्लू। तो ये विलेय का भार, ये विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलियन का आयतन इंटू 1000। अब देखो कैपिटल विलेय का भार आपको सवाल में साफ साफ है कितना दिया 5 ग्राम, तो 5 लिख दिया। विलेय का मोलर द्रव्यमान तो NaOH सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया 40। बिल्कुल एग्जैक्ट याद कर लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा 40। विलियन का आयतन ml में दिया कितना 450 और ml में तो कितने से मल्टीप्लाई किया आपने ऊपर 1000 से। अब इस पूरे को कैलकुलेट कर लो। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तब आपका आंसर है वो यहाँ दे दिया है, यहाँ कितना आ जाएगा 0.287। लेकिन यहाँ पर आपको एक विशेष बात याद करनी है कि मात्रक नहीं बोलना है, क्योंकि मोलरता का मात्रक क्या होता है मोल प्रति लीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.287 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। आप सभी ने ये क्वेश्चन नंबर 42 से लगभग हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करनी है मोल लता, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए मोल लता। और सवाल में एसिटिक अम्ल का अणुभार भी दिया है कितना 60। तो मोल लता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो इसका भी तरीका होता है कि विलेय का भार चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान, लेकिन यहाँ विलियन का आयतन नहीं आएगा, विलायक का भार। विलायक के भार को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं WS से। और ग्राम में हो तो पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। कितने से 1000 से। तो अब जो इसको हल कर लो, विलेय का भार एथेनोइक अम्ल का भार कितना दिया है 2.5 ग्राम, तो 2.5 ग्राम लिख दिया। नीचे आएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो अणुभार आपको सवाल में साफ दिया है एथेनोइक अम्ल का अणुभार कितना है 60, तो आपने यहाँ पे 60 लिख दिया। इंटू विलायक, इस एथेनोइक अम्ल को हमने किस में घोला है बेंजीन में, तो बेंजीन कितना दिया 75 ग्राम, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 75। अब आगे कि ग्राम में है तो कितना लिख दिया ऊपर 1000। अब इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.556 और मोल लता है तो मात्र क्या हो जाएगा इसका मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि विलियन की मोल लता की हम बात करें तो ये दोनों एग्जाम्पल है वो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार न्यूमेरिकल आ चुके हैं, तो अच्छी तरीके से हमें इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा है और थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन अगर आप शब्द को पकड़ लोगे कि पूछ क्या रहा है सवाल में तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो N2 का आंशिक दाब 0.987 बार तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान 76.48 के बार है। तो इस ताप पर N2 की जल से प्रवाहित करने पर विलय होने वाली N2 की मोल अंश को ज्ञात कीजिए। आधे बच्चे बोलेंगे सर अब सवाल कैसे हल करें। तो सीधी सी बात है कि सवाल में आपको यहाँ से पकड़ो क्या दिया है KH। KH को क्या बोलते हो आप हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक। तो आपने हेनरी नियतांक का फॉर्मूला क्या लिखा था आपको याद हो तो P बराबर KH(x). तो P क्या था उसका आंशिक दाब, तो N2 का आंशिक दाब कितना दिया सवाल में 0.987 बार। KH का मान कितना दिया सवाल में 76.48 किलो बार। जो अब जो बात पकड़नी है
इसमें बार दिया और इसमें किलो बार, दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब आपको क्या याद करना, मोल अंश। तो हमें पता है एक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल अंश से। तो इसी को हल करना, तो सीधी सी बात है कि अब इसी फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया, P अपॉन के एच हो गया। अब देखो ये के एच के मान को, ये क्या है किलो बार में, अगर इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, किसमें, बार में कन्वर्ट करोगे, तो ये मान हो जाएगा आपका 7648 ये हो जाएगा। अब बस मान रख दो, तो x बराबर P का मान सवाल में कितना है 0.987, के एच का मान ये हो गया अपना 76480। हल कर लोगे, तो हल करोगे तो आपको यहाँ पर मान आ जाएगा 1.29 इंटू 10 की पावर -5 मोल अंश है, इसका कोई मात्रक होता नहीं है, तो ये माना गया। तो अब इस प्रकार के सवाल है जब बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला क्या यूज करना है। तो बिल्कुल सवाल को पकड़ोगे तो फॉर्मूला इजीली आप समझ जाओगे कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह रहती है कि इसको जब कैलकुलेट करते हैं तब काफ़ी कन्फ्यूजन होगी। अब इस संख्या में आप इसका भाग दोगे तो काफ़ी बच्चे दे नहीं पाएंगे। तो सीधे सा बड़ा तरीका कि आपके बुक में कुछ मेन जो न्यूमेरिकल है उनके आंसर याद कर लो, तो काफ़ी इजीली आप आंसर लिख पाओगे, अन्यथा एग्जाम में इसको कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, एक प्रोटीन के 200 सेमी क्यूब जली विलियन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलियन का प्राशन दाब 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार पाया गया है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात कीजिए। तो देखो सीधी सी बात है, शब्द को पकड़ा, क्या दिया, प्राशन दाब। और आपने प्राशन दाब ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या सीखा था, ये लिख दो, पाई बराबर CRT। सी का मतलब होता है सांद्रता, तो इसको आपने लिखा था पाई बराबर NVRT। एन मतलब विलेय के मोल। अब विलेय का मोल का मतलब होता है विलेय का भार बटा विलेय का मोल द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूले को आप पूरा एग्जैक्ट यहाँ लिख सकते हो कि पाई बराबर एन के स्थान में क्या हो जाएगा, W बटा M और यहाँ RT अपॉन V। ये आपका फॉर्मूला हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल याद हो, अगर फॉर्मूला याद है तभी हम सवाल कर पाएंगे कि पाई बराबर W बटा M RT अपॉन V। अब जो सवाल में क्या दिया है, प्राशन दाब, पाई का मान दे दिया, ये रहा, क्लियर है। इसके बाद अब देखो W मतलब विलेय का भार, तो विलेय आपको प्रोटीन दिया, तो प्रोटीन का भार सवाल में कितना दे दिया, 1.26 ग्राम। M, तो M होता है इस विलेय अर्थात प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान हमें सवाल में ज्ञात करना है, तो M का मान हमें ज्ञात करना है। R क्या होता है, गैस नियतांक, तो R का मात्रक ये यहाँ लिखा हुआ, ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। T क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपको सवाल में कितना दिया होगा, 300 केल्विन लिखा हुआ मिल गया। इसके बाद V का मतलब आयतन। अब आयतन यहाँ समझना है कि आपको दिया 200 सेमी क्यूब। अब 200 सेमी क्यूब है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना, तो लीटर में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 200 सेमी क्यूब बराबर कितना होता है, 0.200 लीटर। अब ये सब मान हो गए, तो आपको केवल M का मान ज्ञात करना, तो M के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को हम यहाँ कर लेते हैं कि M बराबर, तो पाई नीचे चला जाएगा, तो W अपॉन M इंटू RT अपॉन V। अब आप सवाल के अंदर इन सब का मान रख दो। तो देखो यह करता हूं मैं इसको हल थोड़ा सा, कि यहां पाई आएगा, पाई, हाँ, स्मॉल m ज्ञात करना है। W का मान कितना सवाल में, 1.26 ग्राम, ठीक है। R का मान, R मतलब गैस नियतांक 0.083, बिल्कुल याद कर लेना, लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स 0.083। इसके बाद नीचे किसका मान था, पाई का मान। पाई का मान सवाल में आपको ये दिया हुआ 2.57 इंटू 10 की पावर -3, क्लियर है। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, V क्या था आपका, ये 0.200। अब सबसे बड़ी बात है कि इसको कैलकुलेट करने में आधे बच्चे तो ऐसे होंगे इसको मुस्कुरा के छोड़ देंगे, क्योंकि बड़ा मुस्कुराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, आपके पास 61.022 ग्राम पर मोल आ जाएगा आंसर।
तो आपका आंसर ये आ गया। लेकिन इन आंसर को आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपका ये आंसर एज इट इज यही आएगा। लेकिन अगर आपको एज इट इज आपने, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आपके सिलेबस में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल का अगर आप आंसर एज इट इज याद कर लोगे तो उनको हल करने में आपकी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस सवाल का राइट आंसर आ गया 61.022 ग्राम पर मोल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। आज का जो लास्ट न्यूमेरिकल है कि 45 ग्राम एथिनिल ग्लाइकोल, 45 ग्राम एथिनिल ग्लाइकोल को 60 ग्राम जल में मिलाने पर विलयन का हिमांक ज्ञात करना है। अभी वो हिमांक अवनमन की बात कर रहा है, तो हिमांक अवनमन का फॉर्मूला आपको माइंड में क्लियर कर जाना चाहिए कि के एफ बराबर, देखा था आपने, टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम, ये मोल था। बस आपको ये मान ज्ञात करना। इसकी बात करें कि टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं यहाँ हिमांक अवनमन ज्ञात करना। अब जो सवाल में कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में डिटेल से यहाँ बात करते हैं। तो जो सवाल में मैंने साफ साफ समझा दिया कि हिमांक अवनमन की बात करनी है, तो हिमांक अवनमन का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होती है, मोलता, और मोलता का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। स्मॉल एम का मतलब विलेय का भार ऊपर, विलेय का मोलक द्रव्यमान, तो डब्ल्यू बी एम बी, विलायक का भार डब्ल्यू ए, और ग्राम में है तो पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से। अब देखो सवाल में क्या दिया है, इसी को कहते हैं डेल्टा टी एफ ज्ञात करना है। के एफ का मान आपको सवाल में देखो साफ साफ दिया हुआ है, इसके अंदर 1.86। डब्ल्यू बी विलेय का भार, विलेय कितना दिया आपको यहाँ पे 45 ग्राम, तो ये हो गया 45 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1000। अब आ जाओ एथिलीन ग्लाइकोल का जो सवाल में आपको अणुभार दिया है, बिल्कुल एथिलीन ग्लाइकोल का आपको सवाल में अणुभार कितना दिया है 62, और विलायक का भार, विलायक का भार सवाल में कितना 60 ग्राम, तो यहाँ लिख दिया 60, सॉरी विलायक का भार जो जल का एक भार कितना दिया 600 ग्राम, तो यहाँ लिख दिया 600 ग्राम। अब सीधी सी बात है, इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे डेल्टा टी एफ, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2.2, और टी मतलब टेम्परेचर के लिए तो मात्र क्या लगा दिया के, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर 2.2 के। तो ये आपके चैप्टर नंबर क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल हो गया। अब हम बात करते हैं आपके सामने कि आपके ये जो जितने भी चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 से आपकी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं, और यहाँ मैंने आपको 5-7 न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। तो इन न्यूमेरिकलों की प्रैक्टिस कर लोगे तो उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। और चैप्टर नंबर 1 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए, वन शॉट वीडियो इसका अवेलेबल है, तो आप उन सभी को देखकर अपनी चैप्टर नंबर 2 की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। और बोर्ड एग्जाम में इसमें पूरे में से जो चैप्टर में से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो 5 में से आप 5 नंबर ला सकते हो। इसी के साथ ये आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है।